नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जुलाई के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें हम ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड हो, इम्पॉर्टेंट डेज हो या कोई डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बना होगा, सभी को यहाँ पर हम कवर करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया गया है, जैसे कि चीफ सिलेक्टर कौन इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के बने हैं, इनकी बात करेंगे। साथ साथ और जो ये संस्था है, किस संस्था के बनाए गए हैं उसकी बात करेंगे। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसकी अभी रिसेंटली में मीटिंग हुई और इसमें नया परमानेंट मेंबर बना है, उसकी बात करेंगे। कौन सा मेंबर बना है और कहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, साथ साथ कितने नॉन परमानेंट या कोई ऐसे मेंबर होते हैं क्या, ये सारी बात यहाँ पर करने वाले हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स इस बार की किसने जीती, जो कारों की रेस होती है उसमें ऑस्ट्रियन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली ग्रैंड पिक्स, उसको किसने जीता। साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 की लॉन्च हुई, उसमें पहले पोजीशन पर कौन रहा, भारत कौन से पोजीशन पर रहा, किसके द्वारा लॉन्च की गई, इसकी बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट डेज़ की हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगे और कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि चीफ सिलेक्टर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कौन बने हैं। मतलब आपको याद होना चाहिए कि इस समय पर जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं अजीत अकरकर, अगर आपको नहीं याद है तो आपको बता दूं, बहुत पुराने प्लेयर हैं और 2007 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला, 2002 का वर्ल्ड कप खेला और 1999 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था। जब सौरव गांगुली का समय था तब इनका जो परफॉर्मेंस था वो चरम पर चल रहा था। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद इनके जो रिटायरमेंट का समय आ चुका था और उसके बाद इन्होंने अलविदा कह दिया था। और अजीत अकरकर अब मेन पॉइंट पर निकल कर आए हैं, इनको चीफ सिलेक्टर बना दिया गया है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो चेतन शर्मा जी, जिन्होंने फरवरी में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और रिज़ाइन के बाद शिव सुंदर दास जो कि इंटरिम चीफ सिलेक्टर बनाए गए, उनकी जगह इन्होंने ली है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे इन्होंने किसकी जगह ली है, तो चेतन शर्मा जी की जगह ली है। ध्यान रखिएगा, अजीत अकरकर ने। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर भारत में ना, ये है अजीत अकरकर। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1928 को, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके रोजर बिन्नी है, एंग्लो इंडियंस इनको कहा जाता है। राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जय शाह हैं। मेंस टीम के जो कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं, वुमेन्स टीम के जो कोच हैं वो रमेश पवार हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 की हुई। आपको बता दूं, ये फुटबॉल की जो एशिया में होने वाली सबसे बड़ी फुटबॉल की चैंपियनशिप है, जिसमें भारत ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और अगर बताऊँ आपको, भारत ने इसमें 9th टाइम जीत दर्ज की है, 9वीं जीत यहाँ पर भारत ने जीती है। इसकी बात करें तो भारत को लीड करने वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किसको हराया है, तो कुवैत की टीम को यहाँ पर भारत की टीम ने हरा दिया। वैसे ये जो चैंपियनशिप है, जिसको सैफ भी हम कह सकते हैं, SAFF, ये जो चैंपियनशिप है, इसकी बात करें तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई, तो भारत में ये ऑर्गेनाइज कराई गई। भारत के बेंगलुरु में इसका फाइनल खेला गया। ध्यान रखिएगा, भारत इसको पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से 4-5 की बढ़त से यहाँ पर जीत दर्ज की है। अब भारत ने
पहली बार जब ये सैफ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई 1993 में, उसमें भी जीत दर्ज की थी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब बात करें भारत को लीड कौन कर रहे थे, भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे, तो भारतीय टीम के कैप्टन थे सुनील छेत्री, याद रखिएगा। 1993 में पहला टूर्नामेंट हुआ, उसमें भारत ने यहाँ पर जीत दर्ज की, पाकिस्तान में वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगर इस साल के अवार्ड्स की बात करें तो इस साल फेयर प्ले अवार्ड हुआ, उसे नेपाल की फुटबॉल टीम को दिया गया। बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो अनिसुर रहमान जीको को दिया गया है। हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन रहे, तो भारत के जो कैप्टन हैं सुनील छेत्री, वो यहाँ पर 6 गोल के साथ हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सुनील छेत्री रहे हैं, और रनर अप टीम कोई और नहीं, कुवैत की फुटबॉल टीम रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। यहां पर इसकी बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल दोबारा से रीअपॉइंट कर दिए गए हैं सेकेंड टाइम। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है क्यू डोंग्यू। क्या नाम है, क्यू डोंग्यू। याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल के पद पर इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है 43rd सेशन के लिए, याद रखेंगे। अगर FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो रोम, इटली की कैपिटल रोम में इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डोंग्यो, जिनको 2019 में पहली बार अपॉइंट किया गया था, ठीक। यहां पर बात हुई, ये क्यू डोंग्यो है, देख सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, इसको फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। रोम, इटली की कैपिटल रोम में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नया परमानेंट मेंबर बना है SCO का कौन। नाम पहले से ही अनाउंस हो चुका था, लेकिन अब फॉर्मेलिटीज यहां पर पूरी हो चुकी हैं। वो देश है ईरान, और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इस बार की SCO की मीटिंग को लीड कर रहे थे, खुद की चेयरमैनशिप कर रहे थे, उनके द्वारा इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया। इसी से कंफर्म हुआ है कि ईरान है वो फुल मेंबर बन चुका है SCO का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस समय पर टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं, और 9वां मेंबर कौन बना है, ईरान बना है, ध्यान रखिएगा। इस साल 2023 में भारत के द्वारा इसकी चेयरमैनशिप की गई, भारत के द्वारा इसकी सारी मीटिंगों को ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगर यहां पर SCO की बात करें तो SCO के 9 मेंबर हो चुके हैं, और ऑब्जर्वर स्टेट थे 4। अब 4 में से ईरान पहुंच गया ऊपर, 9 परमानेंट मेंबर हो गए, और 3 बच गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर, या कह सकते हैं ऑब्जर्वर स्टेट। ऑब्जर्वर स्टेट्स ने भी यहां पर पार्टिसिपेशन किया था, जो अभी इस बार की चेयरमैनशिप में, भारत की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई उसमें। अगर बात करें कौन ऑब्जर्वर स्टेट है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो अभी हटा दूंगा मैं, या थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और अब बेलारूस का परमानेंट मेंबर बनने का काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लीन रोड मैप हो चुका है, और इनका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अगर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, SCO की बात करें, तो 9 मेंबर हैं। इसके 6 थे फाउंडिंग मेंबर, कौन से, चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 6 देश थे फाउंडर मेंबर। फाउंड कब किया गया, तो 2001 में इसको फाउंड किया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने हैं, और 2023 में ईरान इसका मेंबर बना है। इसका हेडक्वार्टर चाइना की कैपिटल बीजिंग में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, इस समय पर बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आपको कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2 और बैंकों के मर्जर से बना हुआ एक बैंक है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा मैं कह रहा हूं तो याद रखिएगा कि इसमें मर्जर हुआ है देना बैंक और विजया बैंक का, याद रखेंगे। इसके MD और CEO अपॉइंट हुए हैं देवदत्त चंद। कौन, देवदत्त चंद इनके
सीईओ और एमडी अपॉइंट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी जगह ली है? तो राजीव चड्ढा जी की इन्होंने जगह ली है। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसको 1908 में फाउंड किया गया था वडोदरा में, किसके द्वारा? तो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा फाउंड किया गया था और वडोदरा में ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक आपने जरूर सुना होगा। एचडीएफसी की जब बात हम करते हैं तो एचडीएफसी इस समय पर दुनिया का लार्जेस्ट बैंक बन चुका है, 4th नंबर का, मतलब टॉप 10 में आने वाला दुनिया में भारत का पहला बैंक बन चुका है। याद रखिएगा, इस समय पर टॉप 4 पोजीशन पर एचडीएफसी की रैंकिंग आती है। भारत में बात करें तो सारे बैंक, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी बैंकों में ये टॉप पोजीशन पर पहुंच चुका है। ध्यान रखेंगे क्यों पहुंचा? क्योंकि एक मर्जर हुआ है। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के साथ मर्ज कर गया। अब आप कहेंगे एचडीएफसी के साथ कैसे मर्ज कर गया? देखिए, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मर्ज कर गया। क्या है ये? अभी बताता हूं। इसी मर्जर के बाद $40 बिलियन का इसका पूरी वैल्यू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये 4th पोजीशन पर दुनिया में और भारत में पहली पोजीशन पर पहुंच चुका है। 1 जुलाई को इसका मर्जर हुआ है। अगर बात करें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये क्या करती है? ये घर को परचेज करने में, शॉप्स को परचेज करने में, कोई प्रॉपर्टीज अगर आप परचेज कर रहे हैं तो लोन्स प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम को करती है, जैसे कि लोन हो गए, अकाउंट ओपनिंग हो गई, ट्रांजैक्शंस हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, और या कोई और बैंकिंग सर्विसेज है, सभी को ये करते हैं। लेकिन सिर्फ एचडीएफसी की जब हम बात करेंगे तो वो सारे काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर हुआ उसके बाद ये दुनिया में 4th पोजीशन पर, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा अगर बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी है, दूसरे पर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, तीसरे पर बैंक ऑफ अमेरिका है और चौथे पर भारत का एचडीएफसी बैंक हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक है। अगर भारत में बात करें तो एचडीएफसी पहले पर, दूसरे पर आईसीआईसीआई बैंक हो चुका है, तीसरे पर एसबीआई, चौथे पर कोटक महिंद्रा और पांचवें पर एक्सिस बैंक यहां पर अपनी जगह बना पाया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया। आपको पता है कोल इंडिया जैसे ही आपका नाम आपको दिमाग में आए या आप उसका नाम देखें तो ध्यान रखिए महारत्न कंपनी है। भारत में टोटल 12 महारत्न कंपनियां इस समय पर अवेलेबल हैं। उनमें कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी यहां पर अपॉइंट हुए, जिनका नाम है पीएम प्रसाद। कौन? पीएम प्रसाद। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो 1975 में इसको फाउंड किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। यह है पीएम प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी मीटिंग हुई इसी साल। भारत ने इसको अपनी चेयरमैनशिप पर मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। जो अलग अलग देशों, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने यहां पर पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, कौन से नंबर की ये समिट थी? तो 23rd नंबर की समिट थी। भारत के प्रधानमंत्री की चेयरमैनशिप पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जो मीटिंग हुई है वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई गई है। आपको ध्यान रखना है, भारत 2017 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको मिला है? तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है राजेंद्र सिंह दत्त को। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह दत्त। किसके द्वारा यह अवार्ड मिला? तो यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके द्वारा यह अवार्ड मिला है। राजेंद्र सिंह दत्त की बात करें तो 101 ईयर के ओल्ड पर्सन है ये, और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से इन्होंने अपनी सर्विस दी थी, इसीलिए इनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है।
यहां पर आप देख पाएंगे दत्त साहब को और ऋषि सुनक आप यहां साइड में देख सकते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 4 देशों का ये समूह है। कौन कौन से? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थन आयरलैंड, ये 4 देशों के समूह से यूके का फॉर्मेशन होता है, यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन होता है। इसकी कैपिटल लंदन है, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है और एम्परर इसके चार्ल्स थर्ड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पहले प्लेयर अभी इंडियन क्रिकेट टीम में, महिलाओं की इंडियन क्रिकेट टीम में पार्ट बनने वाली असम से पहली प्लेयर बनी है। मतलब असम में अभी तक कोई भी ऐसी महिला प्लेयर नहीं थी जो कि भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम का पार्ट बनी हो। ये पहली प्लेयर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है उमा छेत्री। ध्यान रखिएगा, उमा छेत्री पहली प्लेयर बनी है जो कि आसाम से निकल कर आई और भारतीय वुमेन टीम में उसका पार्ट बनी है। ध्यान रखिएगा, इनको बीसीसीआई वुमेन सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट होने वाले 3 T20 और ODI मैचों के लिए। उमा छेत्री, ध्यान रखिएगा, ये बकाखाट असम से बिलोंग करती हैं। ये विकेट कीपर बैट्समैन है। जो ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है उसमें हरमनप्रीत कौर लीड करने वाली है भारतीय टीम को। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहां पर आप देख सकते हैं उमा छेत्री को। अगला क्वेश्चन, 6G जो 6G के ऊपर जो काम है उसकी अलाउ कर दिया गया, उसको अप्रूव कर दिया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। अब आपको बता दूं, भारत में अगर बात की जाए टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मतलब टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, और भारत 6G विजन के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया और इसकी अप्रूवल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा दे दी गई। आपको पता है 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है कई कंपनियों के द्वारा, अब 6G के ऊपर काम शुरू हो चुका है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने माइंस की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भारत के क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 30 मिनरल्स को शामिल किया गया जो भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारत के लिए डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल और टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये 30 मिनरल्स की लिस्ट जारी की गई है। क्या सभी देश इसी प्रकार से लिस्ट जारी करते हैं? तो कुछ देश, सभी देश नहीं, कुछ देशों ने अपनी ऑलरेडी लिस्ट जारी कर रखी है। भारत ने ये अपनी पहली लिस्ट जारी की है। अगर हम USA की बात करें तो लगभग 50 उन्होंने अपने मिनरल्स की लिस्ट जारी कर रखी है। जापान की बात करें तो उन्होंने 30 अपनी लिस्ट जारी कर रखी है क्रिटिकल मिनरल्स की, और इसी प्रकार से फ्रांस ने, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने भी अपने यहाँ की क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की हुई है। भारत ने भी, भारत के जो माइंस के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस को संभालने वाले प्रहलाद जोशी जी, उनके द्वारा क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया की पहली लिस्ट जारी की गई और इसमें 30 मिनरल्स हैं। इनमें अगर मिनरल्स की बात करें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन और बहुत सारे यहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल हैं। आप इस पूरी लिस्ट को देख पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री ऐसा बना है जिसने पतली प्लास्टिक, थिन प्लास्टिक बैग को टोटली बैन कर दिया है, और ये कंट्री बना है न्यूजीलैंड। 2019 से इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट काम चल रहा था, कैंपेन चल रहे थे, गवर्नमेंट से मांग चल रही थी कि प्लास्टिक को बैन किया जाए, और न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस थिन प्लास्टिक को टोटली बैन कर दिया गया अपनी कंट्री में। याद रखिएगा, पहली कंट्री ऐसी बना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड। ध्यान रखेंगे, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई 2023 की, इसको मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीत लिया गया। नीदरलैंड के ये प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा, रेडबुल चलाते हैं। यहां पर आप इनको देख सकते हैं। अब याद करना बहुत आसान है, सिर्फ 2 कारों की रेस छोड़ दीजिए, एक तो सऊदी अरेबियन और एक अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसके अलावा सऊदी अरेबियन और एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, उन दोनों के अलावा बाकी सभी कारों की रेस किसके द्वारा?
मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीती गई। और वो दोनों जो कार की रेस हैं, सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, वो सर्जियो पेरेज के द्वारा जीती गई हैं। तो आसान है, इस साल की जो कार की रेस है दो ही लोगों ने जीती, एक तो मैक्स वर्स्टप्पन और एक सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज ने 2 कार की रेस जीती, बाकी जितनी भी कारों की रेस इस साल की हुई हैं वो सभी की सभी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। अगर सर्जियो पेरेज की बात करें तो ये भी रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टप्पन भी रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। दोनों की बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तुषार मेहता पहले भी ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे और दोबारा से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अगले 3 साल के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है भारत के। ध्यान रखेंगे, पहले हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इस समय पर कौन है तो आर वेंकटरमणी इस समय पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आपको पता है महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है कि एनसीपी, आपको पता है शिवसेना ऑलरेडी टूट चुकी है। टूटने के बाद जो एकनाथ शिंदे जी जो इस समय पर चीफ मिनिस्टर है, उनके पास जो ओल्ड शिवसेना थी उसका सिंबल पहुंच चुका है। मतलब जो पुरानी शिवसेना थी वो शिंदे के पास पहुंच चुकी है, जो इस समय पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार से एनसीपी जो शरद पवार जी की पार्टी है, उन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। अजीत पवार जो कि उनके भतीजे हैं रिश्ते में, और वो जो एनडीए है उसको ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब बीजेपी को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं। और इसी के साथ उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी महाराष्ट्र में संभाल लिया है। तो महाराष्ट्र में इस समय पर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, एक तो फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। अब एनसीपी जो लीडर अजीत पवार जी हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके अधिकतर लीडर इनके साथ हैं, एनसीपी के लीडर, और अब ये जो इनकी एनसीपी पार्टी है उसको टेक ओवर कर देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा, नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, महाराष्ट्र के अजीत पवार। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन को लॉन्च किया काउ स्लॉटर के लिए। काउ स्लॉटर, जो भी गौ हत्या में शामिल होते हैं लोग, उन पर पॉस्को एक्ट के माध्यम से उन पर केस चलाया जाएगा। ये किन किन केसेस में पॉस्को एक्ट के माध्यम से केस चलेगा यूपी में, तो रेप, मर्डर, काउ स्लॉटर और रिलीजियस कन्वर्जन या कोई और जो जघन्य अपराध होते हैं उन पर इस प्रकार के केसेस उत्तर प्रदेश सरकार के कहने के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। तो ऑपरेशन कन्विक्शन मेनली काउ स्लॉटर पर, जो काउ स्लॉट करते हैं उन पर पॉस्को एक्ट के माध्यम से केसेस चलने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात करें पॉस्को एक्ट तो इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसको 2012 में अपनाया गया और ये आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत मेंशन किया गया है। इस समय पर उत्तर प्रदेश के जो डीजी हैं पुलिस के, वो विजय कुमार हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने लगातार 100 मैचेस टेस्ट मैच में खेले हैं। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा प्लेयर था नहीं, बॉलर में बात कर रहा हूं, जिन्होंने लगातार 100 मैचेस खेले हों। ऐसे पहले बॉलर बने वो कौन है, नेथम लायन, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं जिन्होंने लगातार टेस्ट मैच में 100 मैचेस खेले हैं। बैट्समैन में थे कौन, एलिस्टर कुक, जिन्होंने 159 मैचेस लगातार खेले थे, फॉर्मर इंग्लैंड के कैप्टन हैं। लेकिन बॉलर में ऐसा कोई भी नहीं था, लेकिन एसेस में खेलते हुए नेथम लायन ने अपना ये रिकॉर्ड कंप्लीट किया और 100 लगातार मैच खेलने का एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। आगे बात करें, यहां पर आप देख पाएंगे नेथन लायन को। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक आउटर स्पेस अफेयर के लिए नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। कौन, नाम है, भारतीय मूल की है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका आरती होला मैनी। कौन, आरती होला मैनी। इनको डायरेक्टर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर के लिए, जो कि वियना में अवेलेबल है। इन्होंने सिमोनेट्टा पिप्पो की जगह, जो कि इटली से बिलोंग करते थे, उनकी जगह इन्होंने ली है।
आगे बात करें, यहां पर आप देख पाएंगे होला जी को। अगला क्वेश्चन, सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीत ली गई? तो इसको तमिलनाडु की टीम के द्वारा हरियाणा को हराकर जीत ली गई। ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? तो पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको लास्ट टाइम तमिलनाडु ने कब जीता था? तो 2018 में भी तमिलनाडु के द्वारा ही इस टाइटल को जीत लिया गया था। यह टाइटल है सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का। आगे बात करें तो यहां पर आप जीत का जश्न मनाते हुए देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तरंग शक्ति नाम की मल्टीनेशन एक्सरसाइज कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो भारतीय एयरफोर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराई जाएगी अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी साल। तरंग शक्ति जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश भी यहां पर शामिल होंगे। मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, भारतीय एयरफोर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रही है पहली बार। ठीक, चलिए आगे बात करें तो वन टैप वन ट्री कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको पता है 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि सभी घरों में एक टैप कम से कम पहुंचा दिया जाए और लगभग 54 या 50 लीटर के आसपास पानी उन तक पर पर्सन पहुंच सके। ठीक है, अब इसी टैप को लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के द्वारा यह भी लॉन्च किया गया कि एक टैप जब लगे तो एक ट्री भी लगाया जाए। इससे क्या होगा? एक टैप के साथ एक ट्री लगाया जाएगा, जिससे कि जो ट्री को ज़्यादा लगाने का कैंपेन है उसको भी यहाँ पर बल मिल पाएगा। और ऐसा इन्होंने 5 लाख सैंपल्स अलग अलग ट्री के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिनके यहाँ पर टैब लगाए गए हैं वहाँ पर, जिससे कि रूरल एरिया में ज़्यादा पेड़ों को लगाया जा सके। ये कैंपेन उत्तर प्रदेश में हरियाली लाने के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अगर इंडियन प्लेयर की बात करें कि लुसाने डायमंड लीग हुई है, वहां पर किसके द्वारा जीत लिया गया? तो भारत में जो जेवलिन थ्रो के चैंपियन हैं नीरज चोपड़ा, उनके द्वारा ही लुसाने डायमंड लीग 2023 को जीत लिया गया। इनको 6 बार मौका मिला, 6 में से सबसे बेहतर थ्रो इन्होंने किया 87.66 मीटर का, और इसी की वजह से इनको जीत हासिल हुई है। याद रखिएगा, लुसाने में जो डायमंड लीग 2023 हुई वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीत ली गई, और ये इन्होंने 8th इंटरनेशनल गोल्ड यहां पर जीता है। याद रखिएगा, इस साल का दूसरा है, और अगर इनके पूरे करियर की बात करें तो इंटरनेशनल गोल्ड इनका 8वें नंबर का अवेलेबल है। लुसाने स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, ध्यान रखिएगा। पूछा, आपको पता ही होगा कि बहुत सारी संस्थाओं का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, स्वीडन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा डेवलप किया गया, उसके अकॉर्डिंग स्वीडन पहली कंट्री बना है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा, यहां पर बात करें तो इन्होंने फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में शिफ्ट होने में सबसे अग्रिम और सबसे बेहतर काम किया है, इसीलिए इसको पहली पोजीशन मिली है 120 कंट्रीज में। अगर स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। ये जो फोरम है, ये जो रैंकिंग है, इसमें स्वीडन टॉप कर गया, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर नॉर्वे है, और बाकी आप देश देख सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत यहां पर 67th पोजीशन पर है। भारत ने भी एनर्जी ट्रांजिशन मतलब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं, उसी की वजह से भारत को 67th पोजीशन यहां पर मिली है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया, उसके चेयरमैन बॉर्गे ब्रेंडे हैं और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप अभी रिसेंटली में हुई। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें तो इसको बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसको जीता किसने? तो भारत की टीम ने यहां पर जीत लिया। ईरान यहां पर इसे हारा है। 42 और 32 से भारत ने यहां पर जीत दर्ज की है। भारत की ये 8वीं जीत है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में। ध्यान रखिएगा, 9 टोटल एडिशन हो चुके हैं, उन्हें 8 के 8 भारत ने जीते हैं। ध्यान रखेंगे। इस साल कैप्टन कौन रहे भारतीय टीम के? तो पवन सहरावत इसके कैप्टन रहे। टोटल यहां पर 6 टीमें खेल रही थी। भारत, ईरान, जापान, कोरिया, ताइपी,
चाइनीज ताइपी और हांगकांग, ये 6 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए, जिनका नाम है टीएस सिंहदेव। भूपेश बघेल के द्वारा इनके नाम को अनाउंस किया गया, ध्यान रखिएगा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। और ये पहले कौन थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर थे स्टेट में। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल इसकी रायपुर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यहां पर आप देख पाएंगे देव साहब को। अगला क्वेश्चन, तो आसाम में पहली अंडर वाटर टनल जो कि ट्रेन के लिए भी बनाई गई और बसेस के लिए भी बनाई गई, रोड टनल भी है। तो पटरी और ट्रेन दोनों वाली ये रूट को अवेलेबल कराती है। तो पहली अंडर वाटर टनल बनाई गई असम में, जिसको भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया। पहली ऐसी टनल है जिसको अप्रूव किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये टनल रेलवे और रोड रूट दोनों को बनाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर इसको बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा इसको जून 2023 में अनाउंस किया गया कि भारत सरकार के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करें ये कनेक्ट कहां से कहां करेगी, तो असम में नमालीगढ़ से लेकर गोहपुर तक ये कनेक्ट करने वाली है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो असम की यहां बात हुई है। और ये टनल की बात करें तो 15 किलोमीटर टोटल लंबी है। ये 6,000 करोड़ रुपए का इसमें टोटल खर्चा लगा। और याद रखिएगा, ये जो चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। इसके गवर्नर, असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया और कैपिटल दिसपुर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आपने सुना होगा, ये कंपनी ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सब्सिडरी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो भारत में काम करती है, और रोहित जावा जी इसके एमडी और सीईओ रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं। संजीव मेहता की जगह ये लेने वाले हैं। ये कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जो कि ब्रिटिश ओनरशिप इसके पास अवेलेबल है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। ठीक, अगला क्वेश्चन, डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने एमओयू साइन किया है यूरोपियन एविएशन रेगुलेटर, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के बीच में, जिससे कि जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसकी अब बात करें तो ड्रोन की यहां पर बात कर सकते हैं। ये ड्रोन में जो टेक्नोलॉजी है उसको अलग लेवल पर डेवलप करने के लिए दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारतीय एविएशन रेगुलेटर और यूरोपियन एविएशन रेगुलेटर के बीच में यहां पर एमओयू साइन हुआ है, जिससे कि ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर किया जा सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अब यहां से इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए शुरू हो गए हैं। जैसे कि नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने मेडिसिन के फील्ड में काफ़ी अपना योगदान दिया। और वेस्ट बंगाल के ये काफ़ी लंबे समय तक 14 साल तक ये चीफ मिनिस्टर के पद पर भी रहे। सेकंड वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार में इनका जन्म हुआ था और बाद में इसी दिन 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ। 1 जुलाई 1962 को इनका लास्ट डे मतलब इनकी डेथ हुई। ठीक, चलिए यहाँ पर भारत रत्न भी इनको प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। और ये इन्होंने डॉक्टर्स के लिए अपना जो समर्पण दिखाया, उसकी वजह से इनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में इनको डॉक्टर्स डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और भारत रत्न इनको कब मिला, तो भारत रत्न इनको 1961 में मिला था। और ये जो डे है नेशनल डॉक्टर्स डे 1991 में स्टार्ट किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल चार्टर्स अकाउंटेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1949 को ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को डेवलप किया गया था, जो कि भारत में सीए के जो एग्जाम्स होते हैं उनको कराती है। और उनको पूरा प्रोसीजर मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, उसको इन्हीं की देखरेख में होता है। और सीए को बनाने में ये एक अहम रोल अदा करती है। इसीलिए
इनकी जब इस डे को जब इस संस्था को फाउंड किया गया, उसी को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में हम ऑब्जर्व करने लग गए। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड यूएफओ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड यूएफओ डे हम 2 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को क्लेम करने के लिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2023 हमने कब ऑब्जर्व किया? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हम 2 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। स्पोर्ट्स में जो जर्नलिज्म का इंपॉर्टेंस है उसको बताने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, साथ साथ इस फील्ड में जुड़े हुए लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जुलाई की पहली सैटरडे को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इस साल की जुलाई की पहली सैटरडे 1 जुलाई को पड़ी थी, इसीलिए हम 1 जुलाई को इस साल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ऑब्जर्व कर रहे थे। इसकी थीम कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।